हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। देखिए, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और इन सभी 15 सेट्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और देखिए, आज इस सेशन में हम लोग इन सभी 15 सेट्स में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न दिए गए हैं यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह से इस बुक के सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 219 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। अच्छा, अगर हम बात करें तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना हाईकोर्ट है और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है, यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन। इनका नाम अवश्य ही ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तो सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए, इसीलिए मैं बोला हूँ कि पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाते चलूँगा, ठीक है। व्याख्या सहित सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो देखिए, जो आर्टिकल 71 है यानी कि अनुच्छेद 71 के तहत, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है। कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है और इसका फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पढ़िएगा कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो फ्रेंड्स, यह निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अच्छा, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में जो है इसको रखा गया है, ठीक है। इसी में निहित है यह। अच्छा, इसको लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने जो है इसको स्पेन से ग्रहण किया है। कहाँ से? स्पेन से। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो आपको याद होगा, अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो देखा जाए तो मताधिकार जो है और निर्वाचित होने का अधिकार यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। और अनुच्छेद 326 आपको भलीभांति याद होगा, इसके तहत वयस्क मताधिकार का जो है प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वयस्क मताधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 326 में, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम याद रखिएगा PUCL वाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ PUCL वाद, ठीक है ना, PUCL वाद 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना था, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं और मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है यह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है किस प्रकार से? पहली बात याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह शपथ ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट, यह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है
और अनुच्छेद 100 यानी कि आर्टिकल 100 का 1 जो है, इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत करने का अधिकार होता है। क्लियर। और लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ओम बिरला जी अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपको भलीभांति याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब होता है कि राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो आर्टिकल 312 आपको भी याद होगा, अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए राज्यसभा के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे 27 नंबर। देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह कौन सा वाद है, तो यह 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के समय विषय में, और कब, तो राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय। तो यह अनुच्छेद 250 है। इसके अंतर्गत यह उपबंध है कि आपातकाल उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। नहीं पूछा गया है, समवर्ती सूची में नहीं है। चलिए देखिए, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें से वर्तमान में 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन, ठीक है। इसमें से सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी जो है ये समवर्ती सूची हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। देखिए, राज्यपाल बिल्कुल करता है। भारत का महान न्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल अभी वर्तमान में आर वेंकट रमनी हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है इसका प्रावधान, ठीक है। और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। क्लियर। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्यीय यह एक निकाय है। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। NK सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो ये व्यक्त करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसदीय स्वरूप का याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य संघात्मक विशेषता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विधानसभा। पश्चिम बंगाल में 294 है, ठीक है। बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 है, यानी कि इसमें से पश्चिम बंगाल 294 राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। आप भारतीय चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 याद रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। अच्छा, भारतीय चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है।
और भारतीय चुनाव आयोग जो है यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको पता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अच्छा, अनुच्छेद 52 जो है आर्टिकल 52, इसका अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखिए लागू पूछा गया। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपको पता है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का 5/6 सदस्य जो है ये निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 5/6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। आपको याद होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपको बताता हूँ, आप में से अगर बहुत लोग जानते होंगे, निश्चित रूप से मुझे यकीन है, आप आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा, बिहार विधान परिषद में टोटल सीट कितना है, सदस्यों की संख्या, आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, तब तक आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे। अब बताइएगा कौन सा इसमें से जो है शामिल नहीं था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखिए अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था, जिसने टोटल 132 सिफारिशें दिया था। ठीक है, और किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिशों में शामिल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। पहली बैठक आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सचिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 दिया गया है। उसके बाद देखिए लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है यानी कि एसटी के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो टोटल 545 सीटों में से 84 सीट जो है ये एससी के लिए और 47 सीट जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। क्लियर, तो इसको जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 8 4 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 131। देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एनपीएस, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जोड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए अधिकतम आयु जो है ये आपका पहले 60 वर्ष था, उसको बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं था। पंचशील सिद्धांत जो है आपको याद होगा चीन और भारत के बीच जो है नई दिल्ली में अप्रैल 1954 में एक समझौता हुआ था जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, दूसरा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना,
तीसरा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। इसमें नाभिकीय जो निवारण है, परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ पर देखिए एच.सी. मुखर्जी दिया भी गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को पूछने को मिला था? तो यह मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की निर्भरता या फिर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय जो लेता है यह कौन लेता है? तो राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों के निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाए। ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संघीय सरकार की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें से आपका संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं दिया गया है। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 21 में है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। क्लियर? अच्छा, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो आपको याद होगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। और 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के निषेध से है। और अनुच्छेद 24 भी आपको याद होगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य दिया गया, यानी कि गलत दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे, संविधान के भाग 4 में है, बिल्कुल सही दिया गया है। 36 से 51 तक के अनुच्छेद में आयरलैंड के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है और आयरलैंड स्पेन से लिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन डी गलत दिया गया। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 के वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं? तो वर्तमान में जो है अगर हम बात करें तो आपका 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 जो है राज्य से, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? तो 14 दिन पहले सूचना देना है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। और इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? पहले ये 1 सदस्यीय था, लेकिन 1989 में जो है इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1989 राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, और यह दोनों जो आता है समवर्ती सूची का विषय है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक ही हमारे मोटिवेशन का कारण है। सो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है, कितने जज होते हैं? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल मिलकर के 34 हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये 50वें नंबर के जो हैं CGI हैं। चलिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है और जो दूसरा वाचन होता है उसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द्वितीय वाचन हो जाएगा, आम बहस द्वितीय वाचन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243I है, 243I, इसी के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, 243D में क्या है? तो इसमें पंचायतों के स्थानों का आरक्षण है। 243K में क्या है? तो इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243H में क्या है? तो पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उसकी निधियां हैं। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सुमेलित जो नहीं है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड जो है, यहाँ पर ये आपका जो है सुमेलित पूछा गया है कि नहीं है। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के योगदान के आधार पर सदस्यों का मनोनयन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से मनोनयन का विचार लिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दिया गया है यहाँ पर, तो इसकी पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? देखिए, पहला स्थान तो आपको पता है वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का, तीसरा प्रधानमंत्री का, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 में उप प्रधानमंत्री का है, छठा में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को रखा गया है। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम, अवरोही पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये अवरोही क्रम होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में आपको भी पता होगा 16 है। तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद बिहार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के ही इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से, तो यहाँ पर राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो आपको पता है संविधान का आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसी को कहा है। और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये कौन थे? तो आपको भी याद होगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा के लिए? तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए? 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया जा चुका है। पहली बार 1968 में लगा था और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है?
आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में। 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए सुमेलित जो नहीं है, ये वाला सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है, इसमें समान सिविल संहिता दिया गया है। ये वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है, यह अनुच्छेद 51 में है, इसलिए गलत दिया गया है। तो गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? तो इसमें से कौन से हैं? तो आपका नीलम संजीव रेड्डी हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। नीलम निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अच्छा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं तो ये जो मिशन योजना थी, इसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389, याद रखिएगा, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, सी हो जाएगा, प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो देखिए, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ जो है ये अमेरिका में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने वर्ष 1788 में इसे अपनाया था और 1789 में जो है यह संविधान लागू हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है अपना प्यारा देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और यह लागू हुआ था कब? तो यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है सिफारिश किया था। और यहाँ पर द्विस्तरीय पूछा जा रहा है, तो देखिए द्विस्तरीय जो होगा इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। देखिए 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी। और इस समिति ने जिला परिषद और मंडल पंचायत से मिलकर के 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थागत संरचना की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? अच्छा, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कितनी भाषाओं का, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और टोटल कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, तो 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। के द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान यहाँ पर देखिए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आपको पता है किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है, उस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना। और देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/6 सदस्यों का होगा। 1/12 सदस्यों का जो है ये किसके द्वारा चुने जाते हैं 1/12, तो ये सदस्य स्नातक शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य जो हैं विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 जो है यह राज्यपाल के द्वारा जो है, आपको पता है कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो फ्रेंड्स ये आपका संविधान की प्रस्तावना होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान होता है वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी में है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 को। और इसी के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना की गई थी। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका, जिसको कि पिल कहा जाता है, पिल को अंग्रेजी में कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी कि पिल की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए, दरअसल पिल होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए लोक जनहित याचिका की शुरुआत जान लीजिए यूएसए में हुई थी, यानी कि अमेरिका में हुई थी, और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। देखिए, अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी न्यायालय या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय के द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है, ठीक है। और भारत में जो पिल है यानी कि जनहित याचिका, इसके जनक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति जो है, यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। अब यहाँ पे देखिए JVP कमेटी जो है यह लोकप्रिय थी किस नाम से, तो याद रखिएगा यह आपका जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नाम से, ठीक है ना। ये इसमें थे राज्य पुनर्गठन के जो मुद्दे थे उसी के जांच के लिए, समीक्षा के लिए JVP समिति का गठन 1948 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सरकार को सौंपी, जिसने भाषाई आधार को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया था, ठीक है ना।
तो आपका रिपोर्ट पूछा गया, सिफारिश सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखिएगा 1949 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांत 6 कमिश्नरी और उन देशी रियासतों से मिलाकर के होनी थी जो स्वयं से इस संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं। और इसमें क्या था, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इससे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय, ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। तो आपको याद होगा जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और उसको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो ये संघ और राज्य के मध्य संबंधों की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 4 इसका राइट। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है, इसके अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। और देखिए यह बिना किसी सरकार की, यानी बिना सरकारी अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिल्कुल ये दोनों सही दिया गया है। और संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, परंतु इसको मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, जो कि गलत दिया गया है। इसलिए 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? देखिए आरक्षण संबंधी प्रावधान मैं आपको बताया था, इस तरह का प्रश्न पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है जब मैं डिटेल में बता रहा था। तो यहाँ पर 243 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 243 के डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 एच क्या है? तो इसमें पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ई में क्या है? पंचायतों की अवधि है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की अवधि है। और 243 जी में क्या है? तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है, बताएंगे? तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 197 है, इसके तहत धन विधेयक से भिन्न, यानी कि धन विधेयक से अलग विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। और ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और उसके बाद विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। थोड़ा सा परिसीमन आयोग के बारे में जान लीजिए। देखिए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और भारत में अब तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न में पूछा गया पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार इसका गठन 1952 में किया गया था, दूसरी बार 1962 में किया गया था, तीसरी बार 1973 में किया गया था और चौथी बार सन 2002 में किया गया था। ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो है
आपको याद होगा कि यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा क्रिप्स मिशन दिया गया है 1942 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर करिएगा, बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे राजस्थान होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। और देखिए फ्रेंड्स, इसका विपालन करने वाला पहला राज्य जो था ये मध्य प्रदेश था। पंचायती राज लागू करने वाला, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में, लेकिन ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो है, इसका विपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस अधिनियम को लागू होने के तुरंत बाद जो है, वहाँ विधानमंडल द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोजित भी किए गए थे। देखिए किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 क के, ध्यान दीजिएगा, भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी लोग अपना अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है के.एम. नाम्बियार का है, ठीक है ना। इन्होंने संविधान में जो उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स यह जो है 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, 7वां, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और इसी में प्रावधान किया गया कि राज्य एक जो है राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था इसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया, बताइएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए इसका गठन जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका गठन जो है यह किया गया था संथानम समिति के जो अनुशंसा है उसी के आधार पर। कब, 1964 में। देखिए 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। देखिए संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक निकाय जो है, सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और यह किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और पहली बार इसका गठन जो है 1990 में हुआ था, ठीक है ना। अनुच्छेद 263 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास इसका गठन का अधिकार है। तो यहाँ पर 263 दिया गया, पहली बार 1990 में हुआ था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। अब ध्यान से सुनिए, देखिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। वेरुवादी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है।
वेरुवादीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न करेंगे और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। कौन? तो एस.के. धर जो समिति थी, धर आयोग, इन्हीं की अध्यक्षता में थी, एस.के. धर की अध्यक्षता में। तो बिल्कुल जो है ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जेबीपी समिति, जेबीपी समिति जो धर आयोग थी, यहाँ पर धर आयोग, इसी के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति का गठन किया, जिसको कि जेबीपी समिति कहा गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसमें अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। तो ये सभी थे। राज्य मन्नार समिति जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं थी। राज्य मन्नार समिति जो है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में उनके संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषाई एवं धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बनाया गया? पहले क्या था? पहले 7 जो थे मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन हुआ क्या था? 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको जो है विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। और इस प्रकार से अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? अच्छा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। और इस तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? अनुच्छेद 243
के मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस जो है, पुलिस यह संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची जो दी गई है यह किस आर्टिकल में दी गई? अच्छा, ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 18 कार्यों की सूची स्थानीय शहरी निकायों को जो है यह 243 डब्ल्यू में दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1967 का जो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है, उसी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के टकराव की स्थिति में बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने केशवानंद भारतीवाद बताया था आपको। चलिए, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 300 यह 55 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, यानी कि संघ की है। अच्छा क्लियर करिए, 356 आर्टिकल है एक और एक 365 आर्टिकल है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, इसको दूर करेंगे। देखिए अनुच्छेद 356 जो है 356, इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेश जो है उसके अनुपालन में राज्य जो है राज्य सरकार उसकी विफलता के मामले में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो क्लियर हो गया ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मंडल आयोग 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपा था। और इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% यानी कि 27% 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो सभी क्वेश्चन को सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट 1980 में दिया था, गठन 1979 में हुआ था और लागू 1990 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है एक? तो यह आर्टिकल 44 में है। एक मिनट, समान कार्य के लिए समान नहीं, समान जो नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह सुनिश्चित किया गया नीति निर्देशक तत्व में। और अनुच्छेद 39 घ जो है यही प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा 39 घ में। ठीक है, तो यह एक राज्य का नीति निर्देशक है और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में, तो देखिए संसदनात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है ना। चलिए, और संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एक संघात्मक व्यवस्था है जिसको कि कनाडा से लिया गया है। दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 31वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना। इसके द्वारा जो है आपको पता है ना कि 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। इसमें हुआ था क्या कि राज्यों की जो अधिकतम संख्या थी उसको 500 से 525 किया गया, और जो केंद्र शासित प्रदेश की सदस्यों की संख्या थी उसको 25 से घटा करके 20 किया गया था।
ठीक है, तो 525 और 20 जोड़ लीजिए, देखिए 545 हो गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ये नहीं जोड़ा गया था सामान्य नागरिक संहिता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में देख रहे हैं। जोड़ा गया था किसको? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उसके बाद उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारी की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, समान आचार संहिता मूल रूप से अनुच्छेद 44 में जो कि वर्णित है। ठीक है ना, नागरिक संहिता, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, बताइएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 249 जो है यह भारतीय संविधान की राज्य सूची के विषयों के संबंध में आपको संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, और इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते हैं, प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद किसको पाकिस्तान का जनक मानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि विधि का शासन जो है, विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों जो है गलत हो गया है। संसद, यहाँ पर देखिए सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान, और समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4 जो है यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये आपको याद भी होगा आर्टिकल 61, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत का महान न्यायवादी आर्टिकल 76 में है, और संसद का सत्र, सत्रावसान और भंग करना अनुच्छेद 85 में है। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ABCD, देखिए ABCD यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए विधानसभा सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको याद होगा कि विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, और 60 से भी कम नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। तो 500 से अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ठीक है, 60। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? सही यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखिए संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल ये भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। ठीक है ना, देखिए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था होता है। 6 वर्ष इनकी जो है अवधि होती है, या 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें पहले पूरी हो जाती है वो अपना जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए अगर हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में,
तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि उनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। तो यहाँ नहीं करता है, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो जाए पद धारण करते हैं, ये गलत दिया गया है। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु तक, तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ अनुच्छेद 111 है, अनुच्छेद 111 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 106 क्या है, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा का निर्बंधन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, यह समितियाँ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्च, भ्रष्टाचार आदि के मामलों की जांच करती है, सही है। समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, संसदीय समितियाँ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो यह सदन का अधिवेशन होने या न होने दोनों की स्थिति में यह कार्यरत रहती है। और ये समितियाँ विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की जाँच, भ्रष्टाचार, इन सब की पहचान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहीं पर पूछा गया सही नहीं है। तो केवल अधिवेशन के समय ही नहीं, अधिवेशन के समय या उसके होने या न होने दोनों कंडीशन में होती हैं। चलिए, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से देखिए नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, दूसरी अनुसूची में सही है वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, सही है। उसके बाद चौथी अनुसूची में यहाँ पर देखिए विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो 5वीं अनुसूची देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति को प्रशासन, ये गलत है, ठीक है ना। 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 5वीं में। और ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है ये 6ठी अनुसूची में है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा किस अनुसूची में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो राज्य हैं यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलो उसके बाद देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निष्पादन करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब कौन करेगा, तब राज्यसभा का उपसभापति का यह दायित्व होता है, ठीक है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। कि अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुआ था, उसमें मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है। और नीचे यहाँ पर कूट दिया गया है, इससे आंसर चुन करके बताना है। तो पहला ये मिलान कर लेते हैं। सरदार पटेल क्या थे, तो सरदार पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो कहाँ पर दिया गया है, गृह मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, तो यहाँ पर श्रम विभाग दिया गया। और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। तो इस तरह से आप क्रम मिला लीजिएगा इसका, 2 1 फिर यहाँ पर 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 आपको याद भी होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है, कितने माह के भीतर। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर तक जारी होनी चाहिए, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तब। तो यहाँ पर 1 माह हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल इनको करते हैं, महान न्यायवादी को भी करते हैं, आर्टिकल 76 आपको याद होगा, अटॉर्नी जनरल जो अभी की कौन है, आर वेंकट रमनी है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनती है? तो ये भी भाई पूछने की बात है क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपको याद भी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के संदर्भ में। अब पहले सारा ऑप्शन देख लीजिए, छोटा कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। चलिए अभी भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर देखने में भी आपको कठिनाई होगी। एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखिए उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती, नहीं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, गलत है। उसके बाद देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती, ये भी गलत है। इसमें से सही जो दिया गया है, ये देखिए तीसरा सही दिया गया, सी नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, और यहाँ पर देख लीजिएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका उच्च न्यायालय करता है, ठीक है ना। तो ये उच्चतम न्यायालय होना चाहिए और यहाँ पर उच्च न्यायालय, तो ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1952 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो स्थापना भी याद रखिएगा 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? पहला संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम था, ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ये सन याद रखना, पहला संविधान में संशोधन 1951 में किया गया था, जो भूमि सुधार पर आधारित था। और इसी समय जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भूमि संबंधी कानून को इसमें रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरण किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। अब कौन कौन से समवर्ती सूची में आ गया है? तो ये भी याद रख सकते हैं, शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये आप याद रख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापक संशोधन किया गया था, 1976 में हुआ था यह, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, 1978 है, इसी के द्वारा जो है होता है। चलिए राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक, माध्यमिक शिक्षक, ये सब। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षक दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? 338, 338 क, 338 ख, ये तीनों याद रखिएगा। देखिए 338 जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है ना। अनुसूचित अनुच्छेद 338 क जो है यह अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 338 ख जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 344 जो है ये राजभाषा आयोग से है। अगला प्रश्न है, और देखिए इस बुक का पूरा मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन एक ही जगह कवर कराया हुआ है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो रिवीजन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको इस बुक का अलग अलग वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए आयरलैंड हो जाएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सही जो नहीं है, राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद 56 में नहीं है, अनुच्छेद 52 में है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप
याद रखिएगा। बाकी सारे जो हैं सही दिए गए हैं, सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद परिवर्तित नहीं रहेगी, तो यहाँ पर 6 महीना हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति इसमें से हम बात करें तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, जबकि लोकलेखा समिति में देखिए 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी प्राक्कलन हो जाएगा। देखिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। वैसे तो आपको पता है कि किसी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का जो आपको मंत्रिपरिषद जो है वो 15% से जो है अधिकतम 15% होगा, और किसी राज्य में जो है आपको मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से जो है कम भी होती है कहीं कहीं। तो आपका यहाँ पर 12 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राज्य वित्त आयोग क्या है। तो ये राज्य वित्त आयोग, चूंकि इसका अनुच्छेद 243 आई में वर्णन भी है, इसलिए एक संवैधानिक यह एक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। क्लियर। चलिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो जीवी के राव समिति, अशोक मेहता और एल एम सिंघवी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव से संबंधित समिति है।